हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके अलावा इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई और इसके क्या कार्य है, क्या पूरा अभियान है, किस तरीके से ये कार्यक्रम चलाया गया। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान ये जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए 2001 में शुरुआत की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई। और क्यों की गई? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कारण। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक होने पर भी यहाँ पे स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। सर्वप्रथम सन 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तब उसके पश्चात 1917 में बम्बई क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए गए और वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया। 1937 में कई प्रांतों में इसे लागू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 1946 तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कोई भी विशेष प्रगति नहीं हो सकी। सन 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके पश्चात अनुच्छेद 45 में सन 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। परंतु सरकार के कई प्रयासों के बावजूद भी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली और तब भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर प्रयास किया और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001 में की गई। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की यहाँ पे बात कही गई और एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए कहा गया। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो लगभग 2001 में 205 मिलियन अनुमानित थे, उनकी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था वो ये था कि मौलिक अधिकार की अपेक्षाओं को एक समय में पूरा करना, और 2010 तक, जो कि समय सीमा बढ़ा दी गई है, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था कि 1.1 मिलियन जो बस्तियाँ थीं उसमें लगभग 193 मिलियन बच्चों को शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए। बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई। जो नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूली बच्चों को मुख्य आधार में लाना है। यहाँ पे 2019 तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये उल्लेख किया गया था कि स्कूली उम्र अनुमानित लगभग 6.2 करोड़ बच्चे जो कि 6 से 18 के बीच में हैं, 2015 तक स्कूल में बाहर थे, उन्हें स्कूल में वापस लाया जाए। और उसके बाद पढ़े भारत बढ़े भारत एसएसए का एक मुख्य कार्यक्रम है। शगुन नाम का एक सरकारी पोर्टल भी यहाँ पे बनाया गया, जिससे कि एसएसए की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था, और कार्यक्रम विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया था। सर्व शिक्षा अभियान, अब हम समझेंगे सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य है। तो पहला था कि 2003 तक सभी विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, स्कूल को वापस कैंपस में लाना। सेकेंड पॉइंट था कि 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना, और 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लें। 2010 तक 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों को प्रासंगिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। और इसका नेक्स्ट उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक वर्ष 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर सभी प्रकार के लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त करना।
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और इस कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाए जहाँ पे स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है। वहाँ के जो मौजूदा स्कूल थे उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की भी सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा स्कूलों का निर्माण करना, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल सुविधाएं जोड़ना, स्कूल को सुधार के लिए अनुदान देना, बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और ड्रेसेस देना। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की संख्या को ज़्यादा करना, ऐसे विद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं जहां पर विद्यालयों में मौजूदा शिक्षकों की कमी है या शिक्षक के कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए भी मजबूत किया जाए। अनुदान को बनाए रखते हुए शिक्षक शिक्षण की व्यापक प्रशिक्षण सामग्री विकसित करे, जिसमें ब्लॉक और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों के लिए जीवन कौशल लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में स्कूल बनाने का प्रयास किया जाना था जहाँ पे स्कूली सुविधा नहीं है, जहाँ पे अतिरिक्त कक्षाएं नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, रख रखाव या फिर सुधार के लिए अनुदान की जो आवश्यकता थी उसको भी इस अभियान के द्वारा दिया जाना था। और इसके माध्यम से मौजूदा स्कूलों की जो बुनियादी ढांचे थी उसको भी विकास करना था। जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टीचर्स की कमी है, तो वहाँ पे टीचर्स को भी उपलब्ध कराना और जो टीचर्स हैं उनकी जो कौशल है, ट्रेनिंग है, उनको भी ध्यान रखना और स्किल डेवलप करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना। ये सभी चीज़ें ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर की जाएंगी। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे थे उनको भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के चलते यहाँ पे मिड डे मील की भी शुरुआत की गई थी और अच्छे परिणामों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के जो अपव्यय हैं, अच्छे परिणाम के लिए सर्व शिक्षा अभियान का जो बजट है उसको भी इंक्रीज़ किया गया। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक की प्रारंभिक जो विद्यालय था या शिक्षा गारंटी केंद्र या वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराना था। इसके अलावा 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, ऐसा इनका उद्देश्य था और फिर 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त करें। इसके अलावा स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक वर्ग भेद को भी 2007 तक खत्म कर लें। संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है यहाँ पे 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना और 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना था। अगर हम फोकस एरिया की बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान ने किस एरिया को ज़्यादा फोकस किया, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था और दूसरा है विशेष ज़रूरतमंद बच्चे, थर्ड है सामुदायिक एकजुटता, फोर्थ है बालिका शिक्षा और फिफ्थ है प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलाया। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत है कि जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए, लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क और पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाए, ड्रेसेस दी जाए, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाए जाए। तो ये कुछ इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स है जो इनका फोकस एरिया था कि किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान रखना है। लड़कियों की शिक्षा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि लड़कियां विशेषकर जो कि अनुसूचित जाति की हैं या फिर अनुसूचित जनजाति की लड़कियां हैं उनकी शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया जाए इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अलावा गुणवत्ता पर भी बल दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान ने कैरिकुलम में भी सुधार किए। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज़ और इफ़ेक्टिव टीचिंग को अपनाया गया ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। टीचर्स की यहाँ पे अगर भूमिका की बात, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है
और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देने का समर्थन करता है। और इसके लिए यहाँ पे टीचर्स किस तरीके से अपनी स्किल को डेवलप करें और कैरिकुलम में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उसके विकास में सहयोग के लिए भी टीचर्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो एक स्टैंडर्डाइज्ड जो मानक तय किए गए वो ये थे कि टीचर्स किस तरीके से हों। तो यहाँ पे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 बच्चे पर एक शिक्षक की बात कही गई। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, उच्च प्राथमिक में प्रत्येक वर्ग के लिए 1 शिक्षक। स्कूल और वैकल्पिक सुविधा के बारे में बताया गया कि प्रत्येक निवास या स्थान पर 1 किलोमीटर के अंतर्गत कोई ना कोई स्कूल होना चाहिए। राज्य मानक के अनुसार नए स्कूल खोले और गांवों या फिर अधिवास क्षेत्रों में भी समान स्कूल स्थापना की जाए। उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे आवश्यकतानुरूप प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों की संख्या के आधार पर 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी स्थापना की जाए। क्लासरूम से रिलेटेड उन्होंने बात की गई कि प्रत्येक शिक्षक जो भी टीचर्स हैं वो उनका एक रूम होना चाहिए और जो भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल में है बरामदा सहित 2 क्लास और 2 टीचर्स का वहाँ पे प्रावधान हो। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 हेडमास्टर का अलग रूम होना चाहिए। यहाँ पे निःशुल्क बुक्स की बात की गई। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रति बच्चे को अधिकतम सीमा के अंतर्गत उसके प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक जो भी पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क पुस्तकें भी प्रदान की जाएं। और यदि कोई राज्य प्रारंभिक वर्गों में बच्चों को दी जाने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके मूल्य पर आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दे रही है तो ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों द्वारा वहन की जा रही राशि का भाग राज्य को आर्थिक सहायता के रूप में दे नहीं होगा। ये बात सर्व शिक्षा अभियान में कही गई। इसके बाद उन्होंने स्कूल और भवन की देखभाल और मरम्मत की भी बात कही कि केवल स्कूल प्रबंधन समिति या फिर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से ही स्कूल की देखभाल की जाए। स्कूल समिति जो है वो विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रति वर्ष 5,000 रुपये तक उसका बजट हो। सामुदायिक सहायता के तत्व शामिल हों। भवन की देखभाल और मरम्मत के लिए जो खर्च की गई राशि है वो सिविल कार्य के लिए लगभग 33% सीमा रेखा और इसकी गणना करते समय शामिल नहीं की जाएगी। ये सारी बातें स्कूल भवन की देखभाल से रिलेटेड बताई। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कि एवरी ईयर शिक्षक के लिए 20 दिन का एक सेवा काल पाठ्यक्रम का प्रावधान होगा, जहां जो 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम या फिर जो नए प्रशिक्षित नियुक्त शिक्षक हैं उसको 30 दिन का 70 रुपये की दर से कार्यक्रम ओरिएंटेशन किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की जो वित्तीय व्यवस्था थी वो नवी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे जो वहन था वो केंद्र वहाँ पे 85 और प्रांत 50, कुछ इस तरीके से ये % में व्यय किया जाता था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75 और 25 का रेशियो था और इसी तरह से 11वीं पंचवर्षीय में ये दोनों का 50-50% यहाँ पे व्यय किया जाने लगा। तो अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान की तो हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा प्रदान करता है। ये एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य था कि विद्यालय गतिविधियों में समुदाय को सक्रिय रूप से सहभागिता और संतोषप्रद गुणवत्तापूर्ण उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा को उपलब्ध कराना, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक अंतर को समाप्त करने की भी परिकल्पना की गई कि किस तरीके से इनका जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्गों के छात्राओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा की भी यहाँ पे बात कही गई। इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर ही कार्य करती हैं, तो उनका व्यय भी 50-50% 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अगर घटक की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा गारंटी योजना, जिसमें हम 1 अप्रैल 2001 में निरौपचारिक शिक्षा को शिक्षा गारंटी योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 25 बच्चे होने पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जाना था और प्राथमिक विद्यालय में बदल दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना, जो कि 2007 में मिड डे मील योजना
को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। ब्लैक बोर्ड योजना को जोड़ा गया 2003 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसको 2004 में जिसकी शुरुआत हुई और जिसे 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। और वर्तमान में 50% केंद्र और 50% राज्य, ये दोनों ही व्यय वहन करती हैं यहाँ पे। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कि 2009 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया, जो कि SC/ST के लिए ही प्रमुख। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता, अध्ययन अध्यापन सामग्री का प्रावधान, कक्षाओं और स्कूल में भवनों का निर्माण, शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना, विशेष योजनाओं की समेकित शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की भी बात इसके अंतर्गत की गई। अगर हम बात करें इसके लाभ के कि सर्व शिक्षा अभियान के क्या लाभ हैं, तो पहला लाभ तो यही हो गया कि सबके लिए शिक्षा के समान अवसर दे दिए गए। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई। उसके लिए उन्होंने 1 रुपये भी इससे चार्ज नहीं किया गया। इसके अलावा फ्री बुक्स प्रोवाइड कराई गई, जितनी भी पाठ्य सामग्री थी वो भी उपलब्ध कराई गई। और टीचर्स को भी ट्रेंड किया गया, उनकी स्किल किस तरह से डेवलप हो ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव हो, इसको बताया गया। मिड डे मील को भी स्टार्ट किया गया ताकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन भी इससे जोड़ दिया गया ताकि बच्चे घर बैठकर भी शिक्षा प्राप्त करें। तो ये कुछ इनके लाभ थे। और एक लाभ ये भी है कि 50% यहाँ पे महिला शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई गतिविधियाँ भी शामिल की गई हैं, जैसे प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक की जो कमज़ोर छात्राएं हैं उनको रेमेडियल टीचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा ब्रेल पुस्तकों का भी वितरण किया जा रहा है, ब्रेल पुस्तक। इसके अलावा दृष्टिविहीन जो बालक हैं उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप के माध्यम से ब्रेल जो बुक हैं उनको वितरण कराया जा रहा है। भाषा प्रयोगशाला भी यहाँ पे स्थापना की गई है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कि 12वीं तक की कक्षा के लिए है, वहाँ भी निःशुल्क आवास और भोजन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे लहर कार्यक्रम चलाया गया है जो कि कक्षा 1 व 2 के लिए राज्य के लगभग 10,583 विद्यालयों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि बच्चों का नामांकन और ज़्यादा बढ़े। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे छोड़ चुके हैं शिक्षा को वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए शिक्षा का आंदोलन है, जो 2001 में जिसे स्टार्ट किया गया था और जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चला रही हैं। और इसका जो उद्देश्य था वो 2010 तक उद्देश्यों को पूरा करना था, लेकिन अब उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। और ये 86वें संशोधन अधिनियम के तहत ये चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई। शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है 2020 का उद्देश्य लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, वो भी इससे ही संबंधित हो गया है। और सगुन नाम से एक सरकारी पोर्टल बनाया गया है जो SSA कार्यक्रम की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सर्व शिक्षा अभियान है क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या घटक और क्या इसकी विशेषताएं हैं, लाभ है और किस तरीके से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा और कौन इस पे कितना वहन कर रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।